आज हम लोग वैसे क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अगले एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। आइए, आपका पहला सवाल, एक समबाहुभुज के बाह्य कोण 72 डिग्री हैं तो भुजाओं की संख्या, अंतः कोणों का योग, विकर्णों की संख्या, ये सभी कुछ पूछा जाता है। देखिए, अगर बाह्य कोण का मान 72 डिग्री है तो सबसे पहले भुजाओं की संख्या निकालिए। भुजाओं की संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बाह्य कोण से भाग लगा देना है 360 में। अब आप पूछ सकते हैं कि 360 में क्यों भाग लगाते हैं? इसलिए भाग लगाते हैं, यहां से एक और क्वेश्चन का आंसर हो रहा है कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसका? सारे बहुभुज का, चाहे वो बहुभुज त्रिभुज हो, चाहे बहुभुज चतुर्भुज हो, चाहे बहुभुज पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कोई हो, बहिष्कोणों का योग 360 ही होगा। बहिष्कोण चारों तरफ का बहिष्कोण होगा तो एक वृत्त बनाएगा ना, और वृत्त का कोण कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। तो कहने का मतलब 360 डिग्री बाहर के सभी कोणों का योग, एक कोण का मान 72 से भाग लगाएंगे तो कितने कोण होंगे? 5 कोण होंगे, तो 5 भुजा भी होगा। जितना भुजा उतना ही कोण। तो इससे पता चल गया कि वहां कितना भुजा है, 5 भुजा है। अब आइए, अब क्वेश्चन कहता है अंतः कोणों का योग। तो बहुभुज आप समझ रहे हैं, बहुभुज क्या और बाह्य कोण क्या होता है। जैसे ये लीजिए, किसी भुजा को सीधे बढ़ा देते हैं तो ये बाह्य कोण का निर्माण होता है। अगर बाह्य कोण 72 है तो आंतरिक कोण क्या होगा? 108, और भुजाओं की संख्या क्या निकाले हम लोग? 5। तो आंतरिक कोण का योग कितना होगा? 108 गुना 5। कहिए क्यों? जितना भुजा होगा कोण उतना ही होगा। त्रिभुज में 3 भुजा, कोण कितना? 3। चतुर्भुज में 4 भुजा, कोण कितना? 4। जितना भुजा होगा उतना ही कोण होगा। तो यहां से हमको पता चल गया कि भुजाओं की संख्या 5 है तो कोण भी 5 ही होगा, और एक कोण का मान 108 डिग्री, तो 5 कोण का मान कितना? 108। अब आइए, तीसरा बात, विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n × n-3/2। अब ये कहां से होता है, इस बात का भी चर्चा हम अगले वीडियो में करने जा रहे हैं। फिलहाल ये जानिए n क्या है? भुजाओं की संख्या। अब n भुजाओं की संख्या, n का मान तो हम लोग जान रहे हैं 5। अब यहाँ 5 पुट कर देंगे तो विकर्णों की संख्या 5 गुना क्या? 5 - 3 2 बटा क्या? 2। आंसर क्या? 5। यानी अगर बहुभुज में 5 भुजा है, ये पंचभुज है, तो विकर्णों की संख्या भी 5 होगी। अगर भुजाओं की संख्या 6 हो तब विकर्णों की संख्या क्या होगी? ये 6, और 6 में 3 जाएगा, 3/2, तब आंसर 9 होगा। ऐसे ही कभी कभी विकर्णों का संख्या दे देगा, भुजा मांगेगा, तो एक मान पता हो तो दूसरा मान आसानी से निकलेगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। अगला सवाल, और ये सवाल आप देखेंगे तो बहुत बार पूछा गया है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। देखिए यहां क्या है, PT एक स्पर्श रेखा है जहां T बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, और PAB क्या है? PAB एक छेदक रेखा है जो वृत्त को क्रमशः A और B पर काट रहा है। तो क्वेश्चन कहता है यदि PA का मान 4, AB का मान 5, तो क्वेश्चन कहता है PT का मान चाहिए। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अगर ये स्पर्श रेखा हो और ये कोई छेदक रेखा हो तो PA × PB = PT²। इस थ्योरम से आप परिचित होंगे ही होंगे। अब PA क्या है? PA का मान 4, PB का मान क्या है? तो PB का मान 9 हो जाएगा। यहां से यहां 5 है, यहां से यहां 4 है, तो ये कितना होगा? 4 और 5 9, इसका मान 9 हो, बराबर क्या? PT²। अब 9 चौक 36 और स्क्वायर इधर आएगा तो √36 बराबर PT, यानी PT बराबर क्या? 6। PT का मान 6 होगा। इसी क्वेश्चन में उल्टा कर देगा, कभी कभी इसका मान पूछ लेगा, इसका मान दे देगा, लेकिन फॉर्मूला तो आप जान ही रहे, एक मान नहीं रहेगा तो दूसरा मान देगा, दूसरा मान निकलेगा। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल में देखिए, एक वृत्त है
और ओ सेंटर है और उस पर कोण कितने डिग्री का बना हुआ है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो दिया हुआ है BOC का मान 120 डिग्री, तो पूछता है थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान 120 का आधा होगा, ये थीटा बराबर होगा 60 डिग्री। कहां से, तो आप देखिए इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का, 120 डिग्री, और उसी के द्वारा परिधि पर बना कोण कितने का, तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो केंद्र पर जो होगा वो दुगना होगा, तो परिधि पर बना कोण क्या होगा, आधा होगा। ये 120 होगा तो ये क्या होगा, 60 होगा। ये आपका आंसर। इसी में क्वेश्चन आएगा कि अगर ये कोण 80 डिग्री है तो इस कोण का मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं ये चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय क्यों, इसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर है। अगर ऐसा बात हो तो वो चक्रीय चतुर्भुज होगा, या चक्रीय चतुर्भुज तब भी कहेंगे जब आमने सामने के कोण का योग 180 हो। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, ये 80 होगा तो ये कितना होगा कि दोनों का योग 180 हो जाए। चक्रीय चतुर्भुज का गुण हम लोग क्या जानते हैं, आमने सामने के कोण का योग 180, और ये 80 होगा तो ये कितना होगा 100, और ये 100 होगा तो ये कितना होगा 80। क्यों, एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। मतलब जो कोण ये होगा उसके अपोजिट साइड में बाह्य कोण जो बनेगा वो उसी के बराबर होगा। ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा। आइए अगला सवाल आपका क्या आ सकता है, यहां कहता है थीटा का मान बताइए। सवाल आप देख रहे हैं, तो यहां हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बोले, क्या ये भी चक्रीय चतुर्भुज है, नहीं। ये चक्रीय क्यों, क्योंकि उसका चारों शीर्ष परिधि पर है, और ये चक्रीय क्यों नहीं, क्योंकि इसका चारों शीर्ष परिधि पर नहीं है। ये देखिए ये परिधि पर है, ये परिधि पर है, ये परिधि पर है, ये परिधि पर है क्या, तो ये चक्रीय नहीं होगा। तब इस थीटा का मान कैसे निकलेगा, थीटा बराबर कॉट। हम लोग क्या जानते हैं, अभी हम लोग क्या देखें, यहां सेंटर पर बना कोण और परिधि पर बना कोण में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो ये 30 डिग्री होगा ना, यही बात हम लोग यहां देखें ना। अब आप देखिए इसको हटा दीजिए, तो शायद यही बात का चर्चा हम लोग इस क्वेश्चन में किए हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो ये 30 है तो ये कितना होगा 150। आइए थीटा का मान 150। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है कि दो रेखाएं L और M समानांतर है, उसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। अब इस कोण का मान 60 डिग्री है तो इस थीटा का मान क्या होगा। अगर ये 60 है तो इस कोण का मान क्या होगा, ये भी 60 होगा संगत कोण से, और ये 60 होगा तो ये कितना होगा, थीटा बराबर 120। कहां से, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा कि 180 हो जाए, ये 120। तब तो ये सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब आइए अगला सवाल, M, P और N समानांतर है, मतलब ये तीनों रेखाएं समानांतर है, तो उस थीटा का मान आपको चाहिए जो यहां दिया हुआ है। अब देखिए अगर ये रेखा, अगर कुछ देर के लिए इसको हम लोग हटा दें तो आप देखिएगा ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, मतलब ये 60 होगा तो ये 60 होगा। कहां से, तो एकांतर कोण से। एकांतर कोण में आप क्या जानते हैं, अगर ये कोण थीटा हो तो ये कोण थीटा होगा, इसी को एकांतर कोण बोलते हैं। ये थीटा बराबर 60 होगा तो ये थीटा बराबर भी 60 होगा। तो ये 60 है तो ये पूरा कोण 60 होगा ना। अब इसको फिर मिला देते हैं, जिसको हम लोग मिटा दिए। अब यहां कितने डिग्री का कोण दिया हुआ था, 20 डिग्री, तो नीचे कितने का हो जाएगा 40, क्योंकि कुल मिलाकर 60 है। अब इसका जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको देखिए। अब इसका जरूरत नहीं है तो आप क्या देखेंगे, अगर इसको हम बढ़ा दें सीधी आगे, तो आप देख रहे हैं यहां कितने डिग्री का कोण है, यहां 40 डिग्री का कोण है। तो ये कितने डिग्री का, हम लोग जानते हैं एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 40 होगा तो ये कितना होगा 140। इस बात को यहां समझिए। आइए देखिए, आप क्या जान रहे हैं, एक ही ओर, ये जो रेखा है इसके एक ही ओर के कोणों का योग, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 होगा, और इधर भी इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 होगा। मतलब एक ही ओर के कोणों, अंतः कोणों का योग 180 होगा। ये 40 है तो इसको 140 होगा, तब तो 180 होगा, या 180 में 40 घटा लीजिए, दूसरे कोण का मान निकल जाएगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, परंतु 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ते रहे। मतलब हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर जाते रहे, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, मतलब 40 गुना 40 1600 आदमी। 1600 आदमी अगर एक ही दिन में आ जाए तो एक ही दिन में काम खत्म हो जाएगा। 40 आदमी आज किया, 40 आदमी कल किया, 40 आदमी 40 दिन तक किया, 40 आदमी आज, 40 आदमी कल, इस तरह 40, तो 40 गुना 40 16 आदमी आ गया ना, 1600 आदमी। आप देखिए 1600 आदमी कब आ जाता है तब काम खत्म हो जाएगा। अब आइए काम करवाते हैं हम लोग। 40 आदमी ने मिलकर काम करना शुरू किया, कोई भागा होगा 10 दिन बाद ना, 10 दिन पहले भी कोई भागेगा क्या, नहीं। तो 10 दिन तक काम किया, मतलब 400 आदमी का अटेंडेंस तो हो गया। हमको चाहिए कितना 1600, और यहाँ कितना आदमी आ गया 400 आदमी आ गया। अब अगले दिन 11वें दिन क्या होगा, 35 आदमी काम करेगा। ये बात आप समझ रहे हैं कहां से। 10 दिन के बाद कोई 5 व्यक्ति वहां से चला गया, तो व्यक्ति होंगे कितना वहां 35, यही काम करेगा। और ये सब काम कितने दिन 10 दिन, मतलब 350। ध्यान देते जाना है कि 1600 के आसपास कब आ रहे हैं। फिर अगले दिन 30 आदमी काम करेगा, और 10 दिन मतलब 300, यहां 350 है। फिर 25 आदमी काम करेगा 250, फिर 20 आदमी काम करेगा 200। इसको जरा सा जोड़ के देखिए कितना होता है, 0 0 4 3 7 10 14 1 15, 1500 आदमी आ गया। काम के आसपास हम पहुंच गए। 1600 आदमी आएगा तो काम ही खत्म हो जाएगा, और 1500 आदमी आ गया है। अब 20 आदमी काम किया था ना, अब 15 आदमी काम करेगा, और 15 आदमी से 10 दिन का काम ले लीजिएगा तो 150 आदमी हो जाएगा, और आपको चाहिए क्या 100 आदमी। तो 15 आदमी को x दिन से गुना कर दीजिए और बराबर लिख दीजिए 100 आदमी। क्यों 100 आदमी, क्योंकि अब आपको 100 आदमी चाहिए। अब x का मान 15 से भाग लगाएंगे तो x बराबर होगा 20/3, 20/3 यानी 6.2/3 दिन। कहने का मतलब 10 20 30 40 50 दिन ऑलरेडी लग चुका है, और 6.2/3 और लग रहा है, तो कुल समय कितना लगा 56.2/3 दिन। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल, ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि का 1 वर्ष का SI साधारण ब्याज 260 रुपया है, तथा उसी धनराशि का 2 वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज 540.80 रुपया है, तो दर क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे लेंगे। पहले साल साधारण ब्याज क्या मिला 260, तो दूसरे साल भी साधारण ब्याज 260 मिलेगा, मिलना ही चाहिए। लेकिन पहले साल साधारण ब्याज 260 मिलेगा, तो पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज भी 260 मिलेगा, लेकिन दूसरे साल ऐसा नहीं होता, दूसरे साल अधिक हो जाता। क्यों, ब्याज का ब्याज मिलता है। तो दूसरे साल 260 मिलना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा मिल जाता है। और क्वेश्चन कहता है कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है, तो 540.80, और ये होता कितना है, ये 520 होता है। इसका मतलब 20 रुपया 80 पैसा और मिला होगा, तब तो ये 540.80 होगा। देखिए साधारण ब्याज 260 मिला है, तो अगले साल भी 260 मिलेगा, तो 2 साल में कितना 520, तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज भी 520 ही होता, यदि ब्याज का ब्याज नहीं होता तो
तो ब्याज का ब्याज मिल गया है तब तो ये बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया? 20 रुपया 80 पैसा। तो 20 रुपया 80 पैसा जो आया है ये कहाँ से आया होगा? ये ब्याज का ब्याज होगा। यानी 260 रुपया में कितना ब्याज मिला है? 20 रुपया 80 पैसा। दर बता दीजिए। 20 रुपया 80 पैसा 260 रुपया में गुना 100, ये 100 और ये दशमलव खत्म, 0 0 खत्म, और इससे 8 बार में आपका आंसर होगा 8%। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के CI तथा SI का अंतर 35 हो तो वह धन क्या है? देखिए, अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो बहुत समय लगेगा। देखिए, फॉर्मूला लिखिएगा तो आपको ये लिखना होगा P × 1 प्लस R/100 पर पावर, समय यहाँ T देना होगा, माइनस P। ये क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें घटाना होगा PRT बाय 100, और इसके बराबर आप 35 लिखिएगा तो जाकर आपका आंसर आएगा। लेकिन ये नहीं करते हम लोग क्या करते हैं? मूलधन P है और रेट 5% है तो इसको आप ब्याज कहिएगा, इसको आप ब्याज कहिएगा ना। और ब्याज का जब ब्याज निकालिएगा तो वही डिफरेंस होता है, परिभाषा ही यही है। क्या अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में? तो साधारण ब्याज में ब्याज का भी ब्याज मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में? साधारण ब्याज में मूलधन का ही ब्याज मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज मिलता है। ब्याज का भी ब्याज मिलता है इसलिए तो बड़ा हो जाता है। तो जो डिफरेंस होता है वो ब्याज का ब्याज होता है, और ब्याज का ब्याज ये डिफरेंस होगा, और डिफरेंस कितने का? 35 का। ये आपका आंसर है। 1/20, 1/20, बस 400 से उसको गुना करना है। 35 × 4 140 और उस पर 2 0, ये आपका आंसर है 14,000। या और भी दूसरा विकल्प लीजिए बिना फॉर्मूले के। अगर रेट 5% है तो 2 साल में साधारण ब्याज क्या मिलेगा? 10%, कोई परेशानी नहीं है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिलेगा? 10.25। यहां भी कोई परेशानी नहीं है। कहिए ये कहां से लाए? तो लाइए 5 5 10 5 25, 10.25। 6 होगा तो 6 6 12, 6 × 6 36, 12.36। 8 होगा तो 8 8 16, 8 8 64, 8.64, 16.64। तो ये निकालना कहीं से मुश्किल नहीं। तो डिफरेंस कितने का दिख रहा है? डिफरेंस दिख रहा है 0.25% का या 1/4। डिफरेंस कितना दिख रहा है? 1/4। और डिफरेंस कितना? 35 का। 1/4 का मान 35, तो 1 का मान कितना? 140, और 100 का मान कितना? बस 2 0 चिपका। ये आपका आंसर है। ऐसे बनाइए। अगला सवाल, किसी बल्लेबाज ने 13 पालियां खेली और वह हर पाली में आउट हो गया। 13वें पाली में उसके द्वारा बनाए गए 65 रनों ने उसकी औसत रन संख्या को 2 अधिक कर दिया। 12वें पाली तक उसका औसत रन संख्या क्या थी? देखिए, 12 पाली तक हमारा कुछ औसत होगा ना, होगा, और 13वीं पाली में औसत से अधिक रन बना देंगे तो औसत बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा। वही क्वेश्चन कह रहा है। 12वीं पाली तक कुछ औसत था, 13वीं पाली में उसने 65 रन बनाए जिससे उसका औसत बढ़ गया। मतलब 12वीं पाली तक उसका औसत 65 नहीं था, कम था। 65 बनाने से औसत बढ़ रहा, मतलब पहले औसत 65 से कम था। आइए एक बार मूल तरीका ले लेते हैं, फिर इसको हम लोग शॉर्ट में बनाने का भी प्रयास करेंगे। माना 12वीं पाली तक औसत क्या था? x रन था। 12वीं पाली तक औसत कितना था? x रन। तो कुल रन क्या होगा? आप कुल रन क्या कहिएगा? 12x। इस बात में तो कोई परेशानी नहीं, औसत x है और 12 पाली 12x। 13वीं पाली तक कुल रन क्या होगा? यहां भी आपको कोई परेशानी नहीं, 12x तो पहले से था ही, और 13वीं पाली में आप 65 रन बनाए तो कुल 65 हो जाएगा। 13वीं पाली तक औसत क्या होगा? तो कुल रन कितना है? 12x + 65, और उसको 13 से भाग लगा दीजिए, यही औसत होगा।
13वीं पाली का औसत ये और 12वीं पाली का औसत ये। क्वेश्चन बोला 13वीं पाली में औसत 2 बढ़ गया है, तो ये जो औसत होगा इस औसत से 2 अधिक होगा, ये औसत इस औसत से 2 अधिक होगा ना, बस यही तो आपको लिखना है। 12x प्लस 65 बटे क्या 13 और x, ये 13वीं पाली का औसत, ये 12वीं पाली का औसत, और 13वीं पाली में हमारा औसत बढ़ गया है 2, तो ये 2 अधिक होगा ना, इसमें 2 जोड़ दीजिए, बराबर होगा क्या, बस इसमें जोड़ देते हैं, अब बराबर होगा दोनों। x का मान निकालते हैं, आपका आंसर है। फिर इस क्वेश्चन पर एक बार और हम लोग चर्चा करेंगे। 13 से गुना कर लीजिए, 12x प्लस 65 बराबर क्या 13x प्लस 26, 12x इधर जाएगा, x 26 इधर आके घट जाएगा 39, ये आपका आंसर है। 12वीं पाली तक औसत 39। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना लेते तो शायद इतना गीत गाने का आवश्यकता नहीं होता। आप जान रहे हैं कि आपने 65 रन बनाया, इसका सॉल्यूशन हम लोग फिर से लेने जा रहे हैं। आपने 65 रन बनाया, मान लीजिए कि बल्लेबाज आप ही हैं, और बल्लेबाजी रन वगैरह तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, नहीं, क्योंकि पढ़ाई में जितना समय दे रहे हैं शायद वहां भी उतना ही समय दे रहे हैं। तो ये हमको पता है कि बल्लेबाज, अगर आपका औसत 40 है और अगले मैच में पहले 40 रन बनाइएगा तो क्या होगा, औसत मेंटेन होगा, और 40 के बाद एक एक रन क्या करेगा, आपका औसत बढ़ाएगा। तो यहाँ 65 रन से 2 काम हुआ होगा, पहले औसत मेंटेन हुआ होगा, फिर औसत बढ़ाया होगा। औसत बढ़ाने के काम में कितना रन आया, तो क्वेश्चन कहता है 13वीं पाली में उसका औसत रन 2 बढ़ गया, मतलब 13 दूना 26 रन ये औसत को बढ़ाया होगा। 13 पाली में हर पाली का 2-2 रन बढ़ रहा है, तो एक पाली में 2 रन बढ़ रहा है, 13 पाली में 26 रन, तो 26 रन से क्या हुआ होगा, औसत बढ़ा होगा, और 26 से पहले जो रन होगा उससे क्या होगा, औसत मेंटेन हुआ होगा। तो इससे पहले 39 रन, तो पहले औसत कितना था 39, और इस 26 रन से क्या हुआ होगा, औसत 2-2 बढ़ गया होगा। आपका आंसर 39, कुछ करने का कोई जरूरत नहीं था। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल, शुद्ध घी का भाव 100 रुपया पर केजी है, इसमें 50 रुपया पर केजी वनस्पति घी मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया के भाव से बेचने पर 20% का लाभ होता है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया। देखिए, इसको हम लोग मिश्रण के तरीके से बना रहे हैं। शुद्ध घी का दाम 100 रुपया पर केजी, वनस्पति घी का दाम 50 रुपया पर केजी, और दोनों को मिलाकर दाम कितना, दोनों को मिलाकर दाम कितना ये अभी हम लोग को नहीं पता है। दोनों को मिलाकर हम बेच रहे हैं उसको कितने में, 96 रुपया में, और 96 रुपया में बेचने से 20% का लाभ होता है। तो 96 रुपया 120% के बराबर होगा, 100% का मान क्रय मूल्य निकल जाएगा। यानी दोनों को जब मिला दिए तब क्या दाम हुआ ये पता चल गया। 96 बटे 120 गुना 100, 5, 6, 16, 16 5 80, यानी जब दोनों को मिला दिए तब 1 केजी का दाम क्या पड़ा 80। अब इसको घटा के यहाँ लिखिए, इसको घटा के यहाँ लिखिए, इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे 30, इसको घटाएंगे तो 20, रेशियो क्या 3:2, ये आपका आंसर है। 3:2 में हम मिलाए होंगे, यही आंसर होगा। अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक व्यक्ति 5 कलम खरीदकर 2 कलम मुफ्त पाता है, मतलब जिस समय वो 5 कलम खरीदने गया 2 कलम उसको एक्स्ट्रा मिला। यदि क्रय मूल्य पर ही बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप जिस मूल्य पर खरीदे हैं उसी मूल्य पर बेच रहे हैं, तो लाभ होने का संभावना क्या है, लाभ होने का कोई संभावना नहीं होता अगर ये 2 वस्तु मुफ्त में नहीं मिलता, तो इसी के वजह से लाभ होगा ना। अगर 5 कलम हम खरीद के लाए हैं और 5 कलम को उसी दर से बेचेंगे, क्या लाभ होगा, लेकिन यहाँ लाभ होगा। क्यों लाभ होगा, क्योंकि हम खरीदे थे 5 और हमको मिल गया 7, 2 कलम एक्स्ट्रा मिल गया, तो यही 2 कलम जो है इसी के वजह से लाभ होगा। तो 5 वस्तु हम खरीदे थे तो हमको मिला था कितना, 2 वस्तु, तो 5 वस्तु में 2 ही वस्तु, यही हमारा लाभ होगा। तो 100 वस्तु में कितना लाभ होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 5/100, 40%।
अगर आप इसको चाहते हैं कि नहीं कोई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिखे तो आप वहां से भी देख लीजिए। माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, एक वस्तु का सीपी 1 रुपया, तो आप खरीदने गए हैं 5 वस्तु, आपका सीपी क्या होगा? आपका सीपी 5 रुपया होगा। आपके पास वस्तु तो 7 है ना, बेचिएगा तो एसपी क्या होगा? क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं 7 रुपया होगा। प्रॉफिट क्या होगा? 2 रुपया। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 2/5 गुना 100। देखिए बात वही हुआ ना, 40%। ये आपका आंसर है। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले दिन पूछे हुए सवालों के साथ।